खून के रिश्ते में छुपा फरेब। मेरा नाम जैनब है और यह मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक दास्तान है जो आज मैं आपके साथ बांटने जा रही हूं। यह कहानी इस बात का सबूत है कि कभी कभी अपने ही सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और मेरे दो भाई थे, अहमद और अली। अहमद मुझसे बड़ा था और अली छोटा। हमारे वालिदैन का इंतकाल एक कार हादसे में हो गया था जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। उस वक्त अहमद की शादी हो चुकी थी और वह अपनी बीवी सफिया के साथ अलग रहता था। वालिदैन के इंतकाल के बाद अहमद ने मुझे और अली को अपने घर में रखा। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा अहमद की बीवी सफिया का रवैया बदलने लगा। वह हमें एहसास दिलाने लगी कि हम उसके घर में बोझ हैं। खास तौर पर मेरे साथ उसका सुलूक बहुत बुरा था। वह कहती थी कि लड़कियों को जल्दी शादी कर देनी चाहिए वरना वह घर की इज्जत को दाग लगाती है। जब मैं 18 साल की हुई तो अहमद ने मेरी शादी की बात चलाई। मैं पढ़ना चाहती थी, कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन अहमद ने साफ इनकार कर दिया। सफिया कहती थी कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं, इससे वह सरकश हो जाती है। मेरी शादी हसन नामी एक नौजवान से तय हुई जो एक छोटी सी दुकान चलाता था। हसन अच्छा इंसान था और उसने मेरी तालीम की हौसला अफजाई की। शादी के बाद मैंने प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी तालीम मुकम्मल की। हसन और मैं खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। 2 साल बाद अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा जिसका नाम हमने हस्सान रखा। हसन अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था और कहता था कि वह उसे बेहतरीन तालीम दिलाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब हस्सान 3 साल का था तो हसन को दिल का दौरा पड़ा और वह अस्पताल पहुंचने से पहले ही फौत हो गया। उस दिन मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। मैं बेवा हो गई और मेरे पास कोई आमदनी का जरिया नहीं था। हसन की दुकान में कोई खास कमाई नहीं थी और घर का किराया भी अदा करना मुश्किल हो गया। मजबूरी में मुझे अपने भाई अहमद के पास वापस जाना पड़ा। जब मैं अपने बेटे के साथ अहमद के घर पहुंची तो सफिया का चेहरा देखने के काबिल था। वह फौरी तौर पर बोली, अब यह यहां आकर रहेगी क्या? अहमद ने उसे समझाया कि मैं उसकी बहन हूं और उसकी जिम्मेदारी है। शुरू में तो अहमद ने मेरी हौसला अफजाई की और कहा कि मैं कोई काम ढूंढूं। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब हासिल की। मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि अपने और अपने बेटे के खर्चे पूरे कर सकूं। मैं घर के काम काज में भी मदद करती थी और अहमद को हर महीने कुछ पैसे घर के खर्च के लिए भी देती थी। लेकिन सफिया को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह अहमद को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को बिगाड़ रही हूं, बाहर काम करने से मैं आजाद ख्याल हो गई हूं और घर की इज्जत को खतरा है। आहिस्ता आहिस्ता अहमद का रवैया भी बदलने लगा। वह मेरी हर बात में नुक्ताचीनी करने लगा। मैं काम से आती तो वह पूछता कि इतनी देर क्यों लगी, किससे बात की, कौन मिला। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो देखा कि मेरा बेटा हस्सान बहुत परेशान है। जब मैंने उससे पूछा तो वह रोने लगा और कहने लगा, अम्मी, सफिया खाला ने मुझे मारा है और कहा है कि तुम और तुम्हारी अम्मी यहां के मेहमान हो, मालिक नहीं। यह सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैंने सफिया से बात की तो वह बोली, बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हस्सान के आंसू और उसकी परेशानी से वाजह था कि वह सच कह रहा है। रात को जब अहमद घर आया तो मैंने उससे यह बात कही। अहमद ने पहले तो सफिया से पूछा, लेकिन जब सफिया ने इनकार किया तो अहमद ने मेरी बात को झूठ करार दिया। उसने कहा, तुम अपने बच्चे को मेरी बीवी के खिलाफ भड़का रही हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा अपना भाई मुझ पर एतमाद नहीं कर रहा था। इसके बाद से हालात और भी खराब होने लगे। सफिया मेरे बेटे के साथ बदसलूकी करने लगी जब मैं घर में नहीं होती थी। हस्सान को खाना कम देती, उसे मारती और डांटती रहती। जब मैं यह बात अहमद से कहती तो वह कहता, तुम काम करते करते पागल हो गई हो, सफिया कभी ऐसा नहीं कर सकती। एक दिन मैंने स्कूल से जल्दी छुट्टी ली और घर आ गई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि सफिया ने मेरे बेटे को बावर्ची खाने में बंद कर रखा है और वह जोर जोर से रो रहा है। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि हस्सान के चेहरे पर नील के निशान हैं। मैंने सफिया से सवाल किया तो वह बोली, यह गिरा था, मैंने इसे संभालने की कोशिश की थी।
उस रात मैंने अहमद से बहुत इल्तेजा की कि वह अपनी बीवी को समझाए, लेकिन अहमद ने उल्टा मुझ पर चीखना शुरू किया। उसने कहा, तुम मेरी घरेलू जिंदगी में खलल डाल रही हो। अगर तुम्हें यहां रहना है तो चुपचाप रहो, वरना कहीं और जाकर रहो। यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरा अपना भाई मुझसे इस तरह बात कर रहा था। अगले कुछ महीने मुझे और मेरे बेटे को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सफिया का जुल्म रोज बढ़ता जा रहा था और अहमद उसकी हर बात को सच मानता था। एक दिन जब मैं काम से वापस आई तो देखा कि मेरा बेटा बुखार में बेहोश पड़ा है। मैंने सफिया से पूछा कि यह क्या हुआ, तो वह बोली, मुझे नहीं पता, यह अचानक बीमार हो गया। मैंने फौरी तौर पर हस्सान को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि बच्चे को किसी चीज से जहर दिया गया है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने डॉक्टर से पूछा कि यह कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने कहा कि कोई चीज खाने में मिलाई गई है। मैं समझ गई कि यह सफिया का काम है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जब मैं अहमद को यह बात बताई तो वह बोला, तुम पागल हो गई हो, सफिया कभी ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है बच्चे ने बाहर से कुछ गलत खा लिया हो। अहमद की यह बात सुनकर मैंने फैसला किया कि मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अहमद के घर से निकल गई। अहमद ने कोई खास एतराज नहीं किया, बल्कि उसे खुशी हुई। मैं अपने बेटे के साथ अकेली जिंदगी गुजारने लगी। मेरी तनख्वाह कम थी, लेकिन हम किसी तरह गुजारा कर रहे थे। कम अज कम हम महफूज थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद मुझे अहमद का फोन आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने कहा, ज़ैनब, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा सुलूक किया है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सफिया की हालत बहुत खराब है। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो वह बोला, वह किसी अजीब बीमारी में मुब्तला हो गई है। उसके जिस्म पर अजीब से जख्म निकल आए हैं और कोई दवा काम नहीं कर रही। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई। अहमद ने कहा, डॉक्टरों का कहना है कि यह कोई आम बीमारी नहीं है। सफिया दिन रात तड़पती रहती है और कहती है कि उसे कोई चीज काट रही है। यह सुनकर मैंने सोचा कि शायद यह अल्लाह की तरफ से सफिया को उसके किए की सजा मिल रही है। कुछ दिन बाद अहमद का दोबारा फोन आया। इस बार वह और भी परेशान था। उसने कहा, ज़ैनब, सफिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वह कहती है कि उसने तुम्हारे बेटे को जहर दिया था और तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुलूक किया था। वह कहती है कि अब उसे अपने किए की सजा मिल रही है और वह माफी मांगना चाहती है। यह सुनकर मैं खामोश रह गई। अहमद ने कहा, ज़ैनब, मैं जानता हूं कि मैंने भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। मुझे माफ कर दो। सफिया कहती है कि जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगी, उसकी यह तकलीफ खत्म नहीं होगी। मैंने अहमद से कहा, मैं अपने बेटे के साथ आती हूं। जब मैं अहमद के घर पहुंची तो सफिया की हालत देखकर मैं हकबका गई। वह बिल्कुल कमजोर हो गई थी और उसके जिस्म पर वाकई अजीब से जख्म थे। मुझे देखते ही वह रोने लगी और बोली, ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने हसद और बुग़ज़ में तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की थी। मैंने सफिया को देखा और कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, अल्लाह से तौबा करो। यह कहने के कुछ घंटे बाद सफिया की हालत बेहतर होने लगी। उसके जख्म खुश्क होने शुरू हुए और उसकी तकलीफ कम होने लगी। अहमद ने मुंह से कहा, ज़ैनब, मैंने समझ लिया है कि खून का रिश्ता सबसे अहम है। मैंने अपनी बीवी के कहने में आकर तुम्हारे साथ जुल्म किया था। अब मैं चाहता हूं कि तुम वापस घर आ जाओ और हम सब मिलकर रहें। लेकिन मैंने अहमद से कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ खुद मुख्तार जिंदगी गुजारना चाहती हूं। मैंने अपनी मुश्किलात से लड़ना सीख लिया है। हम भाई बहन का रिश्ता बरकरार रखेंगे, लेकिन मैं अपना अलग घर चाहती हूं। आज कई साल बाद मैं एक मजबूत और खुद कफील औरत हूं। मेरा बेटा हस्सान अब जवान हो गया है और अच्छी तालीम हासिल कर रहा है। अहमद और मैं अब अच्छे रिश्ते में हैं और सफिया भी अपने किए पर शर्मिंदा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हसद और कीना इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, लेकिन माफी की ताकत इतनी ज्यादा है कि वह सब कुछ ठीक कर सकती है। यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन इसने मुझे मजबूत बनाया। मैंने सीखा कि कभी कभी अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं
लेकिन सब्र और बर्दाश्त से इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। आज मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं और मेरा बेटा मेरा फख्र है।